Hello guys, welcome to my channel The Science and Sums Lab। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा क्लास 11th फिजिक्स का यूनिट 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति, जो कि फिजिक्स का ही यूनिट 2 है। तो मोशन क्या है, गति क्या है? हम देखते हैं हमारे आसपास की वस्तुएं हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती हैं। जैसे कि आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं। तो आप जो करते हैं उसे गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी जो है वो हमेशा सूर्य के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी क्या है, हमेशा गति में रहती है। ऐसे ही चांद जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो चांद भी हमेशा गति में रहता है। तो गति क्या है? समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी समय के साथ साथ जब किसी वस्तु की स्थिति बदलती रहती है उसे हम गति कहते हैं। मान लीजिए आप किसी टाइम पे इधर हैं और अगले 10 सेकंड बाद आप इधर पहुंच जाते हैं, तो जिस फिनोमिना के थ्रू आप इधर से इधर पहुंचे उसे हम गति कहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरल रेखा में गति, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। सरल रेखीय गति यानी जब कोई वस्तु सिर्फ एक ही दिशा में मूवमेंट करे, या हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस में बस मूवमेंट करे। जैसा कि हम जानते हैं कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन, उसमें जो है 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड। जब वस्तु सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करे, एक्स से यहाँ मतलब एक्स और माइनस एक्स दोनों है, मतलब ये नहीं कि वस्तु आगे जाएगी तो पीछे नहीं आ सकती, वस्तु पीछे आ सकती है बट उसका मोशन क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो वो जो है वो मोशन रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्स ही हम कंसिडर करें, हो सकता है वस्तु सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूवमेंट करे, उसे भी हम सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन ही कहेंगे। ऐसे ही अगर वस्तु एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में गति करे, मान लीजिए आपने यहाँ से कोई कोई एंगल से बॉल ऐसे फेंकी और बॉल वापस जमीन पे आ गई, तो अब समय के साथ साथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तब ये मोशन कहलाएगा 2 डायमेंशनल मोशन। तब ये मोशन रेक्टिलिनियर मोशन या इस सरल रेखीय गति नहीं कहलाएगा। जैसे ये कार इधर है, अब ये इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पर पहुंच गई, बट क्या इसका ये कहीं ऊपर गई या कहीं नीचे गई? ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गई, सिर्फ इसका एक्स अक्ष बदला है समय के सापेक्ष। तो इस कार ने क्या किया, इस कार ने सरल रेखीय गति की। पॉइंट ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेशन यानी बिंदु वस्तु सन्निकटन। जब भी हम फिजिकल फिनोमिना पढ़ते हैं, तो जब कोई भी चीज, मान लीजिए हम किसी चीज की मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं, वो कितनी दूरी तक गई, वो बहुत ज्यादा दूरी तक गई अपने साइज के अपेक्षा में, तो उसको हम एक बिंदु ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे ये कार है, ये अभी दिल्ली से निकली है और ये मुंबई तक जाने वाली है। तो दिल्ली से मुंबई तक की दूरी बहुत ज्यादा है और कार की लंबाई लगभग मान लीजिए आपकी 5 फीट। तो क्या इतन 1000 किलोमीटर की दूरी के अपेक्षा हम 5 फीट को लगभग बिंदु मात्र नहीं मान सकते क्या? इसी को हम बोलते हैं बिंदु वस्तु सन्निकटन। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये हमारे दिल्ली और मुंबई की डिस्टेंस है, मान लीजिए 1000 किलोमीटर। तो उस डिस्टेंस के सामने हमारी कार ये होगी, ये जो लाल छोटा बिंदु रखा हुआ है। तो इसीलिए हम उस कार को क्या है, लगभग बिंदु साइज मान सकते हैं।
यहाँ क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो तो उसे एक बिंदु वस्तु माना जा सकता है। अगला टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी और विस्थापन। वैसे तो लगभग आप लोग इस कॉन्सेप्ट से परिचित होंगे कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो दूरी क्या होती है, दिए गए समय में वस्तु द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए कोई टाइम दिया गया है 0 से लेके 10 सेकेंड तक का। 0 सेकेंड पे इधर थी वस्तु, 10 सेकेंड पर वस्तु इधर है। अब ये वस्तु यहाँ से यहाँ गई ऐसे, और ये 10 सेकेंड पे इस पॉइंट पे आ गई। तो जो इस पाथ की कुल लंबाई होगी इसे हम कहेंगे उसके द्वारा चली गई दूरी। और डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ पाथ, यानी पथ के प्रारंभ और अंत बिंदु के बीच की सबसे छोटी लंबाई। पथ का प्रारंभ बिंदु क्या है, ये पॉइंट। अंत बिंदु क्या है, ये पॉइंट। इन दोनों के बीच सबसे छोटी दूरी क्या होगी, ये। तो ये जो दूरी है या ये जो लंबाई है इसे उसका विस्थापन कहेंगे। इस नीचे के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कोई वस्तु ए पॉइंट पे है। अब ये अगले 5 सेकंड बाद ए से बी पे गई। मान लीजिए ये 3 मीटर है। ए से बी इसने 3 मीटर चला, फिर बी से सी इसने 2 मीटर चला, फिर सी से डी इसने 3 मीटर चला, फिर 2 मीटर। डी से ई पहुंची, ई से एफ के लिए फिर से 3 मीटर, और एफ से जी के लिए फिर से 2 मीटर। तो जो उसका डिस्टेंस होगा यानी उसके द्वारा चली गई दूरी वो होगा 3 AB + BC 2 + CD 3 + DE 2 + EF 3 और +FG 2। तो इसके द्वारा चली गई दूरी कुल कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। 15 मीटर या जो भी यूनिट आप लेंगे वो यूनिट। तो इसके द्वारा चली गई दूरी 15 यूनिट्स हो गई। अब ये वस्तु ए से जी पे पहुंच गई, बट ये ए से जी तक डायरेक्ट इस सीधी रेखा के अनुदिश भी जा सकती थी। तो ये जो ए से जी तक की दूरी है ये क्या हुई, ये कहलाई इसकी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। या तो आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो AC मिलेगा, इस ट्रायंगल में लगाओ तो CE मिलेगा, और इस ट्रायंगल में लगा के आपको EG मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कुल कितना हुआ, 3 3 6 3 9, ये 9, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हुआ, 2 2 4 2 6। इस ट्रायंगल में अगर आप इसको मान लीजिए H पॉइंट, अगर इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट AG की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर जो कि है स्पीड या चाल। चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। कोई भी वस्तु एक नियत समय में कितनी दूरी चलती है उसे हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। मान लीजिए मैंने पूछा कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। आपने बोला मेरी गाड़ी जो है अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो इस 40 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो गाड़ी है वो 1 घंटे में, प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। तो इस मैंने बोला इस हिसाब से आप बताओ
कि आपने 3 घंटे आपने गाड़ी चलाई, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आप इसके हिसाब से तुरंत बोल दो कि मैंने 120 किलोमीटर कवर किया। क्यों? क्योंकि गाड़ी की चाल कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर चल रही थी। तो 3 घंटे में हमारी गाड़ी 120 किलोमीटर चलेगी। लेट मी ड्राव इट। अब कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बार मैं इसको मिटा दूं क्या? जस्ट अ मिनट। कुल दूरी बटे कुल समय। अब जैसे हम गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं या बस में ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी बस है और आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बस लगातार एक ही स्पीड से चलेगी। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपकी बस चली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यहाँ उसने लगाया ब्रेक। दोबारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बस चली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब इधर भी उसने सवारी ड्रॉप की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी यहाँ से यहाँ तक की स्पीड क्या रही, तो ऐसे तो आप नहीं बता सकते। बट इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए ये चला था, यहाँ से यहाँ तक आप गए 1 घंटे में, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी आप गए 1 घंटे में। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कुल दूरी आपने कितनी चली, इससे आप कुल दूरी निकाल लीजिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1 घंटे चली, यानी पहले चली 40 किलोमीटर और बी से सी तक चली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटे। तो कितनी हुई? 60 किलोमीटर। कुल दूरी हो गई। कुल समय कितना? 1 घंटा और एक और घंटा, यानी 2 घंटे। ये कितना हो गया? ये हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी आपने जो ए से सी तक, अगर आपसे पूछा जाए कि ए से सी तक आपकी चाल क्या थी, तो ए से सी तक आपकी औसत चाल जो थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ठीक है। इसके बाद आता है तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? किसी दिए गए समय क्षण पे, किसी एक दिए क्षण पे, विशेष समय पर वस्तु कितनी चाल से चल रही है। मान लीजिए कि ये आपकी बस, ये ए से बी तक गई, बी पे ये रुकी। तो ऐसा तो है ना कि तुरंत 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेगी। धीरे धीरे पहले ये 0 से 10 जाएगी, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, ऐसे करके ये धीरे धीरे 60 किलोमीटर की कांस्टेंट स्पीड से सी की तरफ चलने लगेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फिक्स 1 घंटे बाद वस्तु की चाल या बस की चाल क्या है, तो आप बोल दोगे 0 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हुई? 1 घंटे बाद। टी के किसी मान 1 घंटे बाद पर वस्तु की चाल, उस समय वस्तु रेस्ट पे है, तो वस्तु की चाल क्या हो गई? 0। अब मैंने बोला बताइए 1 मिनट बाद वस्तु की चाल क्या है। हो सकता है 1 मिनट में उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अचीव कर ली है, तो 1 मिनट बाद वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। किसी क्षण पे, समय के किसी क्षण पे वस्तु का जो चाल होती है एट दैट पॉइंट, उसे हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था, तो हमने डिस्कस किया था चाल जो होती है दूरी बटे समय, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर प्रति सेकंड। ऐसा ही सिस्टम में दूरी की यूनिट हम क्या लेते हैं? मीटर। और समय की तो हमेशा सेकंड होती है। तो
इसकी यूनिट हो गई मीटर प्रति सेकंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, L t-1। अब मैंने आपसे बोला कि आपकी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति आवर है, लेकिन मुझे जान किलोमीटर प्रति आवर में नहीं, मुझे तो मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये क्या है, 50 किलोमीटर प्रति आवर। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर से गुणा कर दिया। अब प्रति घंटा, यानी 1 घंटा है नीचे हमारे पास। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी मीटर प्रति सेकंड में, आपकी स्पीड आपको मिल जाएगी। मीटर प्रति सेकंड में आपको स्पीड मिल जाएगी। अगला टॉपिक है वेलोसिटी या वेग, जिसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो शब्दों से परिचित कराना चाहूंगी। दो शब्द होते हैं, स्केलर और वेक्टर। क्या होते हैं ये, जो स्केलर यानी अदिश राशियां होती हैं उनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यानी उनकी मात्रा कि कितना है। ये अगर मैंने बोला कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 50 किलोमीटर प्रति पर आवर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या आपने मुझे बताया कि मेरी गाड़ी दिल्ली से मुंबई जा रही है, या नॉर्थ से साउथ जा रही है, या ईस्ट से वेस्ट जा रही है। तो इसमें क्या आपने मुझे सिर्फ उसका गणितीय मान बताया। जबकि दूसरी ओर जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दोनों डिफाइन करते हैं। कैसे, मान लीजिए आपने एक मैप खोला, गूगल मैप। जैसे हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हम अक्सर गूगल मैप पे डायरेक्शंस खोल लेते हैं, तो वो आपको क्या बताता है, नाउ यू हैव टू हेड, नाउ यू हैव टू हेड नाउ यू हैव टू मूव 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। ऐसे ही बताता है ना। अब उसने बताया कि आपको 50 किलोमीटर की स्पीड से नॉर्थ की ओर चलना है। तो ये क्या हो गया, अब इसमें आपको स्पीड मिली, ये हो गया मैग्नीट्यूड यानी उसका गणितीय मान, और ये हो गई उसकी डायरेक्शन कि आपको नॉर्थ की ओर जाना है। तो जो गूगल मैप ने बताया वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और जो आपने मुझे स्पीड बताई थी वो क्या थी, स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक वेलोसिटी पर, यानी वेग पर। वेलोसिटी जो है वो होती है विस्थापन बटे समय, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय विस्थापन, इसको हम क्या कहते हैं, वेग। वेलोसिटी कुछ नहीं है, सब वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड, बस उसके साथ हम डायरेक्शन जोड़ देते हैं। स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन जोड़ दें तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। बाकी सब वेलोसिटी के लिए सेम ही रहेगा, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी है तो वो कुल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगी। तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो भी सेम, वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड या तात्क्षणिक चाल के समान ही रहती है, और यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी और स्पीड का सेम होता है। अब अब हमारा अगला टॉपिक आता है एक्सेलरेशन या त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, जैसे हमने वेलोसिटी में या स्पीड में देखा कि किसी वस्तु का स्थिति या पोजीशन में चेंज जब होता है टाइम के साथ, तो वो डिफाइन करता है उसकी स्पीड।
ऐसे ही ऐसा तो है नहीं कि कोई भी वस्तु है हमेशा एक समान गति से चलेगी। तो समय के सापेक्ष जिस प्रकार उसकी गति बदलती है, परिवर्तित होती है, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, मान लीजिए कोई वस्तु है एक ही गति से गतिमान है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण उसका 0 हो जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है वो धीरे धीरे रुक रही है, मान लीजिए वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और अब उसे धीरे धीरे रुकना है, तो वो ब्रेक लगाएगा, तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऋणात्मक। और कोई वस्तु का वेग अगर बढ़ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, धनात्मक। अब स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को तो हम जान चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ ग्राफ्स। तो सबसे पहले होता है स्थिति समय ग्राफ, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे लेंगे हम उसकी पोजीशन। पोजीशन को मैं यहाँ एक्स से डिनोट कर रही हूँ। जैसे जैसे वस्तु की पोजीशन यानी स्थिति समय के साथ बदलेगी, उन दोनों के बीच के ग्राफ को हम कहते हैं स्थिति समय ग्राफ। ये मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन लिया। क्या हुआ, इस समय की यानी बराबर समय में बराबर दूरी वस्तु द्वारा तय की जा रही है, इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड, 10 सेकंड में ये 20 मीटर चली और अगले 10 सेकंड में भी 20 मीटर चली, तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम, स्थिति समय ग्राफ। जो स्लोप तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, वक्र की ढलान, कर्व की ढलान। उसे तो जो स्थिति समय ग्राफ का कर्व होता है, ये जो लाइन है, इसका जो स्लोप है वो डिफाइन करता है वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हम जानते हैं dx/dt, मतलब चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो स्लोप होता है वो भी क्या होता है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो जो स्थिति समय ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या दर्शाता है, वेलोसिटी को। अब अगला आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेग समय ग्राफ। इस यहाँ भी हम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे लेंगे हम वेलोसिटी को। मान लीजिए किसी वस्तु की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो जो ग्राफ होगा वो होगा टाइम एक्सिस के पैरेलल, समानांतर। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके अंदर का जो एरिया होता है वो डिफाइन करता है डिस्प्लेसमेंट को, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो डिफाइन करता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण को। और अगर हम एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचे, मान लीजिए टी पे हो गया टाइम और एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, तो जो ये ग्राफ होगा ए टी के बीच का, इसके अंडर का जो एरिया होगा वो डिफाइन करेगा वेलोसिटी को। अब हम आते हैं अगले टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। गति के समीकरण। आपने गति के 3 समीकरण पहले भी पढ़े होंगे। अब हम यहाँ
इन्हें मैन्युअली डिराइव करेंगे कि ये गति के समीकरण हमें प्राप्त कैसे हुए। सबसे पहले है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन त्वरण होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन। अब हम मान लेते हैं कि जीरो समय पे कि कोई वस्तु है वो यू वेग से गतिमान है, तो और टी समय तक आते आते यू वेग से गतिमान है और अंडर एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेट हो रही है, उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या घट रही है। तो आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो v हो जाती है। तो जो ये a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी है ना, ये हमें क्या देगा, डी वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, v माइनस यू के बराबर, और टाइम में चेंज कितना हुआ, t माइनस जीरो के बराबर। तो ये a क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी। अब इस t को हम इस साइड ले जाएं, क्या हो गया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू को भी हम इस साइड ले आए, क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही जो है वो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन की गति का पहला समीकरण है। अब आती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण। और यहाँ मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है। मान लीजिए कोई वस्तु t समय पर t इज इक्वल टू जीरो समय पर a पोजीशन पे है और उसकी वेलोसिटी है v नॉट। अब t समय बाद, यानी t बराबर t सेकंड पर वस्तु जो है वो b पॉइंट पर आ जाती है और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो अब हमने पहले ही पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें इस ए से बी तक गई हुई वस्तु का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्चुअली वस्तु ए से बी तक नहीं जा रही है, इसका वेलोसिटी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चेंज हो रहा है। यानी ए पॉइंट पे अगर उसका टाइम जीरो टाइम पे उसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, तो टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी वी हो गई है। अब एरिया निकालने के लिए एक यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। अगर हमें पूरे इस ए बी डी ओ का एरिया निकालना है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, यानी त्रिभुज एबीसी का और रेक्टेंगल ए सी डी ओ का एरिया मिला के हम पूरे अपने ए बी डी ओ का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू बेस। इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 0 माइनस टी, यानी टी, और इसकी हाइट कितनी है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी हाइट कितनी है, हम यहाँ से इसकी हाइट देखें, बी और सी कितना, ये सी जो है वो वी नॉट है और ये बी जो है वो वी है। तो ये टोटल वी में से अगर हम ये इतना सी माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, बी सी की वैल्यू। तो ये क्या होगा, वी माइनस वी नॉट। ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया। इसमें हमें क्या करना है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए सी डी ओ। इसका एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है, सी डी, ये किसके बराबर है, वी नॉट के। और चौड़ाई यानी ए सी, ये किसके बराबर है, टी के बराबर। तो एक्स की एक्सप्रेशन क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू 1/2 वी माइनस वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और पिछली इक्वेशन से जो हमने पिछले
उसमें पिछली स्लाइड में हमने क्या इक्वेशन पढ़ी थी? v माइनस वी नॉट बराबर एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा था ना। u यानी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ हमने इनिशियल वेलोसिटी v नॉट ली है, तो v माइनस वी नॉट बराबर एटी। जब हम इस v माइनस वी नॉट की जगह एटी रखेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस वन बाई टू एटी स्क्वायर। इसे हम मोस्टली इस फॉर्म में लिखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर आपने इस फॉर्म में पढ़ी है तो ये इक्वेशन भी सही है। यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया है, यू जो है वो इसकी इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग है, ए क्या है एक्सेलरेशन और टी क्या है टाइम। अब लास्ट हमारे पास आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डीवी बाई डी टी। अगर हम इसमें दोनों ऊपर नीचे dx बाई डी एक्स से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा dv बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा dx बाई डी टी। अब हम जानते हैं dx बाई डी टी जो है वो तो वेलोसिटी के बराबर होता है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का एक और फॉर्म क्या बन गया, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। यानी अगर हम dx का इस तरफ गुणा कर दें तो क्या हो गया v डी वी इज इक्वल टू a डी एक्स। v डी वी इज इक्वल टू a डी एक्स। अब हम इसको दोनों ओर से इंटीग्रेट कर देते हैं। इसकी लिमिट क्या लेंगे हम, v नॉट और v। क्यों? क्योंकि हमारा v नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी। आप u और v भी ले सकते हैं। और x की लेंगे हम x नॉट और x। आप चाहें तो जीरो और x भी ले सकते हैं। v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपने मैथ्स में पढ़े होंगे। और अंडर द लिमिट v नॉट और v, और इस तरफ क्या हो जाएगा dx, a कांस्टेंट a बाहर, dx का इंटीग्रेशन x अंडर द लिमिट x नॉट। एक्चुअली मैं इधर जीरो ले लेती हूँ और इधर x। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा। इसको भी एक काम करते हैं, इसको भी हम u ले लेते हैं, तो हमने ले लिया u। अब ये क्या हो गया v स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू a, और ये हो गया x माइनस जीरो। तो अब हमारे पास क्या बना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू टू a x। अगर हम x इनिशियल पोजीशन को x नॉट माने तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बनेगा, और अगर हम जीरो माने तो फाइनल इक्वेशन ये बनेगा। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक गुरुत्व के अधीन गति या मोशन अंडर ग्रेविटी पर। सबसे पहले तो ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी एक ऐसा इनविजिबल अदृश्य फोर्स या बल है जो दो वस्तुएं एक दूसरे पर लगाती हैं। ये हमेशा आकर्ष आकर्षक बल होता है। दो वस्तुएं जो हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। जैसे हम और आप हैं, हम भी अपनी एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी ओर। पर क्या है कि हमारे मास लगभग समान होते हैं, इसीलिए गुरुत्व हमारे आपसी गुरुत्व का असर हमें नहीं दिखता। परंतु गुरुत्वाकर्षण ही, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही है जो हमें पृथ्वी पर बनाए रखता है। जब हम कोई भी वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं तो वो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र रूप से गिरती है।
यानी उसके ऊपर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ऐसा हम आइडियल कंडीशंस में मानते हैं। हालांकि एयर का रेजिस्टेंस यानी हवा या वायु का घर्षण भी उस पर लगता है, और एयर में एटमॉस्फेयर में बहुत से पार्टिकल्स रहते हैं जिनसे भी घर्षण बल लगता है। परंतु हम आइडियल कंडीशन में मानते हैं कि वस्तु सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। तो जब वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाए और वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करती है, उसे गुरुत्व के अधीन गति कहा जाता है। वस्तु द्वारा उस स्थिति में जो त्वरण अनुभव किया जाता है उसे गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन कहते हैं, या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसका मान हर स्थिति में फिक्स रहता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू रहती है। अब जब हम ऊंचाई से वस्तु गिराते हैं या नीचे से वस्तु ऊपर फेंक के नीचे गिराते हैं, उस केस में जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो अलग फॉर्म ले लेती हैं। पहली इक्वेशन जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जब हम ऊपर से वस्तु छोड़ेंगे यानी हम वस्तु को रेस्ट से छोड़ रहे हैं, तो हमारी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जो कि होती है g के बराबर। बस g की वैल्यू जो है प्लस और माइनस में हो सकती है। अगर हम वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, तो g की वैल्यू हो जाएगी माइनस। अगर हम वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो हम गुरुत्वाकर्षण की दिशा में काम कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी प्लस। और एस एस या एक्स जो है वो हो जाता है हमारा एच, क्योंकि अब यहाँ हम हाइट में बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू बराबर 0 और a बराबर g। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई, v इज इक्वल टू प्लस माइनस जी टी। एच एस इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हो गया एच, यू हो गया 0 और a हो गया g। तो दूसरी इक्वेशन हो गई h इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, 2a एस या x। अब इधर यू स्क्वायर 0 हो गया, a हो गया g और s हो गया h। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2gh। मोशन अंडर ग्रेविटी या गुरुत्व के अधीन बल में तीन केस होते हैं। पहला केस, मान लीजिए हम किसी हाइट h से, ये h पर है, इस हाइट h से हम बॉल को नीचे फेंक रहे हैं। उस स्थिति में क्या होगा, हमारे पास u बराबर 0 है, x बराबर h है, तो इस स्थिति में हमारे पास a जो होगा वो प्लस जी होगा, क्योंकि हम गुरुत्व की दिशा में काम कर रहे हैं। तब हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो आ जाएगी जी टी, और जो हाइट होगी, हाइट हम कैसे निकालेंगे, 1/2 जी टी स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास टाइम दिया गया है कि वस्तु कितने टाइम में ऊपर से नीचे गिर रही है, तो हम पता कर सकते हैं कि उसे कितनी ऊंचाई से फेंका गया है। या अगर हमें ऊंचाई दी गई है कि वस्तु मान लीजिए 10 मीटर ऊंचाई से गिर रही है, तो हम पता लगा सकते हैं कि वस्तु कितने समय में नीचे आएगी। अब इसके बाद होता है केस नंबर 2, जब हम वस्तु को जमीन से जमीन पर फेंकते हैं। मान लीजिए वस्तु
हम इधर खड़े हैं, हमने वस्तु को यहाँ से फेंका और ये वापस जमीन पर आ गई। ये हमने फेंका इससे h हाइट तक। एक्चुअली ये हाइट कैसे डिटरमाइन होगी कि ये हाइट उससे डिटरमाइन होगी कि हमने यहाँ से कितनी वेलोसिटी से उस वस्तु को फेंका है, u। अब इस केस में हमारे पास क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी तो हमने कुछ ना कुछ वस्तु को दी है, मान लीजिए u। लेकिन जब वस्तु ऊपर बी पॉइंट तक पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी फिर वो वापस नीचे आएगी। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू जी टी। या इससे हम क्या निकाल सकते हैं, t। t इज इक्वल टू हो गया हमारा u बाय जी। यानी वस्तु को ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा, u बाई जी। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम उसकी हाइट, वस्तु कितनी हाइट तक जाएगी वो भी निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h। u हमारा हो गया कितना, 0। v हो गया 0, u हो गया u, एंड g जो होगा वो हमारा होगा माइनस जी इधर, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h। यहाँ से हम निकाल सकते हैं हाइट बराबर u स्क्वायर बाय 2g। और एक और केस होता है जो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि हम किसी हाइट पे खड़े होके वस्तु को ग्राउंड पर फेंक रहे हैं। मान लीजिए हम किसी हाइट h पे खड़े हैं और हम वस्तु को नीचे फेंक रहे हैं। इस स्थिति में आप सिर्फ t का फॉर्मूला नोट कर लो। इस स्थिति में जो टाइम लगेगा वो होगा u बाई जी। इसको आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, प्लस रूट के अंदर u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी, h बाई जी। h वो हाइट जहां से खड़े होके हम वस्तु को फेंक रहे हैं। Okay guys, so that's it for today. Like the lecture, subscribe to the channel and share the video.